नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडिटोरियल प्लस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 19 नवंबर 2025 का जो करंट अफेयर्स का प्रश्न बनता है। हम लोग उन सभी प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और ये सभी प्रश्न द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में जो हाल के खबरों में चर्चित में रहे हैं उन्हीं पर ये प्रश्न बनाया गया है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का। देखिए ये सभी प्रश्न जो कि अभी हाल में रहे खबरों जैसे कि पॉलिटी, गवर्नेंस, साइंस और इकोनॉमिक्स में जो प्रश्न जो न्यूज़ में रहे हैं उन्हीं प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अरुण गोयल, नरेश कुमार, गिरीश चंद्र मुर्मू या फिर विनोद सोनी। तो हाल की खबरों में किसे इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? विनोद सोनी को। किसे नियुक्त किया गया है? विनोद सोनी को, ठीक ना। हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में विनोद सोनी को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग भारत की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं में से एक है जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है, ठीक ना। ये पूरे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाता है, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं हो। विनोद सोनी इससे पहले गृह मंत्रालय में विशेष सचिव रहे हैं, ठीक ना। विनोद सोनी इससे पहले गृह मंत्रालय में भी सचिव का काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने तकनीकी और प्रशासनिक सुधार में अहम भूमिका निभाई। उसकी नियुक्ति का उद्देश्य है कि चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, तकनीकी और विश्वसनीय बनाया जा सके, इसलिए उन्हें इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक ना। किन्हें? विनोद सोनी को। चलिए अब हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, फिर यह हमारे लिए वर्तमान में क्या फ़ायदेमंद है उसके बारे में भी देखेंगे। देखिए, जैसे स्कूल में परीक्षा की निष्पक्ष निगरानी के लिए निरीक्षक होते हैं, वैसे ही चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र की परीक्षा यानी कि चुनाव पूरी ईमानदारी से हो सके, ठीक ना। जिस प्रकार से परीक्षा, हम लोग सभी कोई परीक्षा लिखते हैं तो परीक्षा में हम लोग देखते हैं कि कुछ टीचर हमारे आसपास घूमते रहते हैं। वो इसलिए घूमते हैं कि वो ये देख सके कि कोई बच्चा चोरी करके एग्ज़ाम लिख रहा है क्या। ठीक इसी प्रकार से जो इलेक्शन कमिश्नर है वो यही भूमिका निभाते हैं कि जो भी इलेक्शन में खड़े हुए, जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो सही ढंग से चुनाव का प्रचार कर रहे हैं कि नहीं, या फिर पैसा बांट रहे हैं क्या। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। हमारे देश में तो अभी ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन से पहले जो सरकार में रहता है वो पैसा पहले ही दे देती है। जैसे अभी आप लोग बिहार के चुनाव में देखे होंगे कि बीजेपी इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही सभी महिलाओं के खाते में 70 लाख महिला का खाता में 10-10 हज़ार रुपया दिया था, ठीक ना। 70 लाख महिला के खाते में 10,000 करके और सभी महिलाओं के खाते में दिया गया, जिसका एक परिणाम हमें यह भी देखने को मिलता है कि आज बिहार जीत गई। आप चुनाव में आप जान रहे होंगे कि यहाँ पे खेसारी लाल यादव, निरहुआ, पवन सिंह और मनोज तिवारी, ये इनके जैसे अभिनेता खड़े हुए थे और इन्हीं के साथ एक अनपढ़ जाहिल गवार आदमी केसी सिन्हा, जिन्होंने 12th क्लास 11th क्लास का मैथ लिखा है। जो भी आप लोग साइंस बैकग्राउंड से आए होंगे सभी जानते होंगे कि साइंस का बुक आप केसी सिन्हा का आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन वो भी चुनाव में खड़े हुए थे जो कि उनको हरा दिया गया। तो इस देश की जनता ये जानती है कि पढ़े लिखे आदमी को चुनाव नहीं जिताना है, जो अनपढ़ गवार जाहिल है उन्हें ही चुनाव जिताना है। तो यह हमारे लिए वर्तमान में क्यों ज़रूरी है, इनका चुनाव होना क्यों ज़रूरी है। देखिए 2026 में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में नए आयुक्त की भूमिका मतदाता सूची में सुधार,
ईवीएम में सुरक्षा और डिजिटल मतदान प्रणाली को मजबूत करने में बेहद अहम भूमिका होगी, ठीक ना, इसलिए भी इन्हें चुनाया गया है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत और फ्रांस ने हाल ही में किस क्षेत्र में नया सहयोग समझौता किया है। क्वेश्चन क्या है कि भारत और फ्रांस ने हाल ही में किस क्षेत्र में नया सहयोग समझौता किया है। रक्षा और अंतरिक्ष में, शिक्षा के क्षेत्र में, डिजिटल मुद्रा या फिर कृषि विकास के क्षेत्र में। तो भारत और फ्रांस ने किस सहयोग समझौते पे अभी कुछ दिन पहले ही हस्ताक्षर किए हैं, रक्षा और अंतरिक्ष में, ठीक ना। भारत और फ्रांस ने रक्षा तकनीक और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में कई साझेदारी की घोषणा की है। हम लोग क्या जान रहे हैं कि रक्षा तकनीक और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई साझेदारी की घोषणा की। इसके तहत दोनों देश संयुक्त रूप से उपग्रह प्रक्षेपण जैसे कि रॉकेट इंजन निर्माण और रक्षा उपकरणों पर का आदान प्रदान करेंगे। कौन? भारत और फ्रांस के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार है। राफेल लड़ाकू विमान इसका उदाहरण है। हम लोग राफेल लड़ाकू विमान हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो फ्रांस से ही लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। जैसे कि दो विद्यार्थी मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, वैसे ही भारत और फ्रांस साथ में मिलकर आधुनिक तकनीक विकसित कर रहे हैं, ठीक ना। जैसे देखिए अकेले अगर कोई छात्र, कोई साइंस का छात्र है जो कि कोई एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, अकेले वो उसके लिए संभव नहीं है, तो कई बार हम लोग मिल के भी काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार भारत और फ्रांस दोनों एक साथ मिलकर रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में दोनों ही काम कर रहे हैं। यह हमारे लिए महत्व का विषय क्यों है? तो ये समझौता भारत को आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में मजबूती देगा, जिससे मेक इन इंडिया मिशन को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक ना। अभी जो भारत मेक इन इंडिया जो नरेंद्र मोदी कहते रहते हैं, तो अपने देश को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। वो उनका सोच है कि जो भी हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं वो हमारे देश में ही बने, ठीक ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मिशन आयुष्मान भाव का उद्देश्य क्या है? क्या है? हर घर में डिजिटल स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना या फिर डॉक्टरों की नई भर्ती करना, चिकित्सा कॉलेजों की संख्या बढ़ाना या केवल शहरी अस्पतालों को विकसित करना। क्या मिशन आयुष्मान भाव का उद्देश्य यह है कि हर घर में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा को पहुंचाना? जैसे अभी ऑनलाइन डॉक्टर आ गए हैं, आप ऑनलाइन बात कर सकते हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि उसे किस तरह की बीमारी है और उसे कौन कौन सी दवा लेने की आवश्यकता है, या फिर नई डॉक्टरों की भर्ती करना, या चिकित्सक कॉलेज का संख्या बढ़ाना, नया कॉलेज और बनाना, या केवल शहरी अस्पतालों को विकसित करना। तो देखिए मिशन आयुष्मान भाव का उद्देश्य है कि हर घर में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा को पहुंचाना। भारत सरकार का मिशन आयुष्मान भाव हर नागरिक तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने का राष्ट्रीय अभियान है। इस मिशन के तहत आयुष्मान कार्ड, हेल्थ मेलो, डिजिटल स्वास्थ्य रजिस्ट्रेशन और मोबाइल हेल्थ वैन जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि सबके लिए स्वास्थ्य, हर घर तक उपचार, ठीक ना। इसका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है कि सबके लिए स्वास्थ्य जरूरी है। हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर घर से हो या फिर गरीब घर से हो, चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, हर घर तक उपचार जरूरी है। जैसे स्कूल में मोबाइल क्लासरूम लेकर हर गांव में शिक्षा दी जाती है, वैसे ही यह मिशन स्वास्थ्य सेवाएं लेकर हर घर तक जाता है, ठीक ना। अभी देखिए हर घर का बच्चा डिजिटल हो गया है, लगभग सभी के पास मोबाइल है। कुछ लोगों के पास मोबाइल नहीं है, तो कुछ समय के बाद उनके पास भी यह मोबाइल पहुंच ही जाएगा, है कि नहीं। यह हमारे लिए महत्व का विषय क्यों है? तो ये भारत के यूनिवर्सल हेल्थ
कवरेज लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा और गरीब परिवारों को बिना खर्च के इलाज की सुविधा भी देगा, है ना। जैसे अभी आप लोग जानते होंगे आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होता है, ठीक ना। 5 लाख तक मुफ्त इलाज होता है, चाहे वो गरीब घर से हो या फिर अमीर घर से हो। अगर किसी को ज़्यादा चोट लग जाता है, कोई ज़्यादा बड़ा बीमारी है, तो उसका वो इलाज फ्री में करवा सकता है। उसका पैसा कौन पे करती है? गवर्नमेंट, ठीक ना। उसका पैसा भारत सरकार पे करती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने कौन सा नया जलवायु मिशन शुरू किया। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत ने कौन सा नया जलवायु मिशन शुरू किया। मिशन ग्रीन इंडिया 2.0 या फिर नेशनल हेल्थ एयर मिशन या फिर मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट या फिर भारत क्लाइमेट एक्शन प्लान। तो हाल ही में भारत ने कौन सा जलवायु मिशन शुरू किया है? तो मिशन LIFE लाइफ, ठीक ना, मिशन लाइफ। इसी मिशन को शुरुआत किया है। देखिए, यह मिशन लाइफ का उद्देश्य है कि नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जीवन शैली परिवर्तन के लिए प्रेरित करना। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र में शुरू किया गया था, ठीक है। किनके द्वारा शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र में शुरू किया गया है। अब इसका दूसरा चरण मिशन लाइफ 2.0 चलाया जा रहा है, जिसमें प्लास्टिक का कम उपयोग, ऊर्जा बचत और वृक्षारोपण पर जोर दिया जा रहा है, ठीक ना। क्या क्या चीज़ पे काम किया जा रहा है कि प्लास्टिक को पूरी तरह से लगभग ख़त्म करना, ऊर्जा का बचत करना और साथ ही साथ वृक्षारोपण पर जोर दिया जा रहा है। जैसे कि अगर हम रोज़ बिजली और पानी की बचत करें, प्लास्टिक बोतल की जगह स्टील का हम लोग उपयोग करें, तो हम इस मिशन के सैनिक बन सकते हैं। हम भी अपना योगदान निभा सकते हैं। जैसे देखिए, सिर्फ ये सरकार का ही काम नहीं है कि प्लास्टिक को बंद करे, प्लास्टिक को ख़त्म करे। ये हमारा भी योगदान, हमारा भी भूमिका होना चाहिए कि हम भी उसको ख़त्म करने पे अपना योगदान दें, है कि नहीं। और यह भारत को नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2017 के लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में प्रमुख भूमिका निभा रहा है, ठीक ना। 2070 तक जो हमें नेट जीरो कार्बन इमिशन बनाना है, उस पे हम लोग को मुख्य भूमिका निभा रहा है। कौन? मिशन लाइफ। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि हाल ही में, ये पिछला क्लास में भी क्वेश्चन में रहा था इसरो का, कि हाल ही में इसरो ने SSLV D3 मिशन क्यों लॉन्च किया, ठीक ना। इसका कारण क्या है? इसी टाइप का क्वेश्चन पिछले क्लास में भी था। अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट में आप हमको ज़रूर बताइए, ठीक है, ज़रूर। तो भारी उपग्रहों को भू स्थिर कक्षा में भेजने के लिए SSLV का उपयोग किया गया है, या फिर छोटे उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट LEO में भेजने के लिए, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए, या फिर मानव युक्त मिशन के लिए, या फिर चंद्र मिशन के लिए। तो SSLV D3 मिशन क्यों लॉन्च किया गया है, क्या कारण से? तो इसका कारण है कि छोटे उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जा सके, इसीलिए इसे लॉन्च किया गया है। देखिए, इसरो द्वारा विकसित स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D3 हल्के उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक ना। इसका डिजाइन क्यों किया गया है? तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि हल्के उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए डिजाइन किया गया। इस रॉकेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ 6 दिनों में तैयार कर प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसके लिए जैसे PSLV रॉकेट में बहुत ज़्यादा समय लगता है उसको तैयार करने में, खर्चा भी ज़्यादा जाता है। लेकिन अगर छोटा अगर हमको अंतरिक्ष में भेजना रहे, छोटा स्टार्टअप और विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए उपग्रहों को अगर भेजना रहे, तो उसमें बड़ा खर्चा लगता है। लेकिन SSLV D3 जो कि छोटा उपग्रह भेजने के लिए पर्याप्त है, ठीक ना। तो यह सिर्फ 6 दिनों में तैयार कर प्रक्षेपित किया जा सकता है। यह छोटे स्टार्टअप और विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए उपग्रहों के लिए बहुत ही क्या है,
उपयोगी है। जैसे कि बड़ी बस की जगह छोटी मिनी वैन काम आती है, वैसे ही एसएसएलवी छोटे उपग्रहों को सस्ती और तेज़ सेवा देती है। अब मान लीजिए जैसे अभी आप फ्लिपकार्ट से कुछ सामान ऑर्डर करते हैं या अमेजोन से कुछ सामान ऑर्डर करते हैं, अब एक छोटा सा सामान है, क्या छोटा सा सामान के लिए बड़ा सा ट्रक भेजना ज़रूरी है? नहीं, उसके लिए तो बाइक से भी पहुंच जाता है सामान। तो क्योंकि अगर ट्रक से भेज रहे हैं तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, वहीं अगर बाइक से सामान आ रहा है तो कॉस्ट कम पड़ता है। सेम उसी प्रकार से ये है, अगर छोटे छोटे उपग्रहों को अगर अंतरिक्ष में भेजना रहे तो उसके लिए हमें पीएसएलवी की ज़रूरत नहीं है। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, एसएसएलवी D3 के माध्यम से भी उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेज सकते हैं। यह हमारे लिए वर्तमान में महत्व का विषय क्यों है? तो यह भारत को कॉमर्शियल सैटेलाइट मार्केट में प्रतिस्पर्धा बनाता है और निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष व्यवसाय के दरवाजे खोलता है, ठीक ना। यह मार्केट में प्रतिस्पर्धा को बनाता है और हमारे लिए निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष व्यवसाय के दरवाजे भी खोल रहा है। यह भारत के लिए इसलिए भी ज़रूरी है। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि हाल में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2025 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? क्वेश्चन क्या है, हाल में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2025 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या फिर तमिलनाडु? तो कौन रहा है? कर्नाटक, ठीक ना। हाल में ही इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2025 में सबसे पहला स्थान पे कौन रहा है? कर्नाटक। देखो, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2025 में कर्नाटक ने लगातार 5वीं बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। कर्नाटक ने स्टार्टअप, रिसर्च सुविधाओं और उच्च शिक्षा संस्थाओं के आधार पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। देखिए, जैसे कि कोई स्कूल लगातार कई सालों तक सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है, वैसे ही कर्नाटक नवाचार के क्षेत्र में 1 नंबर बना हुआ है, ठीक ना। 1 नंबर पर यह लगातार 5 सालों से बना हुआ है। देखिए, यह भारत को इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमी की ओर ले जाने में मदद करता है और युवाओं के लिए नई नौकरियां और अवसर पैदा कर रहा है, ठीक ना। तो ये कौन सबसे आगे है? कर्नाटक। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। INS अग्रिम जहाज का उपयोग किस कार्य में किया जाएगा? ठीक ना, क्या है? INS अग्रिम जहाज का उपयोग किस कार्य में किया जाएगा? समुद्री शोध, गश्त और निगरानी, तेल परिवहन या फिर समुद्री खेल? तो इसका उपयोग किस कार्य में किया जाता है? गश्त और निगरानी के लिए, ठीक ना। समुद्री जहाज का उपयोग किसके लिए? गश्त और निगरानी के लिए। देखिए, INS अग्रिम एक आधुनिक पेट्रोल वेसल है जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। इसका उद्देश्य समुद्री सीमा की सुरक्षा, तस्करी और अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखना है। इसका मुख्य काम क्या है? तो जो समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा की सुरक्षा और वहाँ से जो सामान का तस्करी होता है, जो एक देश से दूसरे देश में बिना परमिट का ले जाया जाता है, जो अवैध तरीके से ले जाया जाता है, अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखना है। और इसमें अत्याधुनिक रडार, 360 डिग्री कैमरा और तेज़ गति से चलने वाले बोट्स लगे हुए हैं जो कि चारों तरफ देख सकते हैं, चारों तरफ कैमरा घूम घूम के देख सकता है, ठीक ना। जैसे कि एक चौकीदार पूरी कॉलोनी पर नज़र रखता है, वैसे ही यह जहाज़ भारत की समुद्री सीमाओं पर रक्षा करेगा, ठीक ना। जैसे हम लोग देखते हैं कॉलोनी पे जो चौकीदार है वो उसका पूरा निगरानी रखते हैं, उसी प्रकार से समुद्री सीमा का निगरानी कौन करेगा? INS, ठीक ना। ये हमारे लिए महत्व का विषय क्यों है? तो देखिए, यह भारत की ब्लू वाटर नेवी नीति को और मजबूत बनाता है और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को और भी सुदृढ़ बनाने का काम करेगा, ठीक ना। यह ब्लू वाटर नेवी की नीति को और मजबूत बनाने का काम करेगा। जैसे जितना भी भारत में जो समुद्री सीमा से जो अटैक हुए हैं वो इन्हीं रास्तों से आते हैं, ठीक ना। जैसे कि मुंबई हमला भी जो हुआ था वो किधर से लाया गया था? समुद्री इलाका से। चलिए
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि क्वांटम डाटा सेंटर भारत में कहाँ खोला गया, ठीक ना। क्वांटम डाटा सेंटर भारत में कहाँ खोला गया है? पुणे, गुरुग्राम, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। तो क्वांटम डाटा सेंटर भारत के कौन से शहर में खोला गया है? बेंगलुरु शहर में। कौन से शहर में? बेंगलुरु शहर में। देखिए, भारत का पहला क्वांटम डाटा सेंटर बेंगलुरु में खोला गया। यह केंद्र क्वांटम इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिससे डेटा चोरी लगभग असंभव हो जाती है। जो भारत का जो डेटा चोरी हो रहा था, वो डेटा चोरी लगभग इससे असंभव है। यह भारत को साइबर सिक्योरिटी के नए युग में ले जाएगा, ठीक ना। ये जो क्वांटम डाटा सेंटर है वो क्या है? भारत के साइबर सिक्योरिटी को एक नए युग में ले जाने का काम करेगा। जैसे कोई तिजोरी जिसे केवल एक खास रोशनी से ही खोला जा सकता है, वैसे ही क्वांटम डाटा की सुरक्षा क्या है? अटूट है। इसे कोई तोड़ नहीं सकता, हैक नहीं कर सकता है, ठीक ना। इससे क्या होगा कि सरकारी डेटा, बैंकों और रक्षा संचार को इससे सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा मिलेगी। इससे बैंक भी क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। सरकारी डाटा भी क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। कई बार क्या होता था कि सरकारी सर्वर को हैक कर लिया जाता था और जो सरकारी डाटा है उसको चोरी कर लिया जाता था। तो इससे अब क्या होगा कि इससे सरकारी डाटा भी चोरी नहीं होगा। चलिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? वन हेल्थ मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन क्या है कि वन हेल्थ मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य का एकीकरण करना, या फिर सिर्फ केवल मानव स्वास्थ्य का, या मानसिक स्वास्थ्य का, या फिर वृद्धजन सहायता का। तो वन हेल्थ मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चाहे मानव हो, चाहे पशु हो और पर्यावरण, सभी का स्वास्थ्य को एक साथ लेके चलना है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जानवरों का भी गवर्नमेंट क्या करवा रही है? टीकाकरण करवा रही है ना। जानवरों का भी टीकाकरण करवा रही है। देखिए, वन हेल्थ मिशन का मकसद है कि मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर बीमारियों की रोकथाम करना, ठीक ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? चाहे मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, सबको एक साथ लेकर बीमारियों की रोकथाम करना है। क्योंकि लगभग 70% नई बीमारियां जानवरों से इंसानों में फैलती है, ठीक ना। 70% बीमारी किससे फैल रहा है? जानवरों से इंसानों में फैलती है। जैसे ब्लड फ्लू और कोविड-19, ये भी कोविड-19 हम लोग सभी को उसका प्रकोप झेल चुके हैं। हम लोग किस तरह से घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो ये सभी बीमारी कहाँ से आया? तो जानवरों से। जैसे घर का एक हिस्सा गंदा हो तो पूरी हवा खराब हो जाती है, वैसे ही अगर प्रकृति का कोई हिस्सा अस्वस्थ होता है तो इंसान पर भी उसका असर देखने को मिलता है, ठीक ना। तो ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? वन हेल्थ मिशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो ये भारत को महामारी नियंत्रण और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा में वैश्विक नेता बनाने की दिशा देता है। कि अगर हमारे देश में अगर जो जानवर हैं, जो मवेशी हैं, अगर वो बीमार नहीं होते हैं तो हमारे जैसे इंसान भी इससे बीमारी से बच सकते हैं। तो इसलिए भी यह बहुत ही क्या है? ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। चलिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि मिशन शक्ति 2.0 किस क्षेत्र से जुड़ा है? क्वेश्चन क्या है कि मिशन शक्ति 2.0 किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? महिला सशक्तिकरण, रक्षा अनुसंधान, या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल और विकास। तो मिशन शक्ति 2.0 किससे जुड़ा हुआ है? महिला सशक्तिकरण से। किससे जुड़ा हुआ है? महिला सशक्तिकरण से। देखिए, मिशन शक्ति 2.0 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है, ठीक ना। मिशन शक्ति 2.0 किसके लिए शुरू किया गया है? तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसे शुरू किया गया है। इसमें महिला सुरक्षा केंद्र, स्वरोजगार प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा और कानूनी सहायता जैसी सुविधाएं दी जा रही। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक व्यापक पहल है। यह क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक व्यापक पहल किया गया है कि महिला सशक्तिकरण किया जाए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। जो पहले पुरुषों पर निर्भर रहती थी, अब उन्हें आत्मनिर्भर
बनाया जाए। जैसे स्कूल में छात्राओं को नेतृत्व की जिम्मेदारी दी जाती है जिससे उसमें आत्मविश्वास बढ़े, वैसे ही यह मिशन समाज में महिलाओं को नेतृत्व देने का पहल करती है। जैसे स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले लड़की लोग को प्राथमिकता दिया जाता है कि आप स्टेज संभालिए, मंच संचालक कीजिए, जिससे क्या हो सके, लड़की भी एक कॉन्फिडेंस जाग सके, लड़की आगे आ सके, इसलिए भी यह जरूरी है। तो देखिए यह हमारे लिए महत्व का विषय क्यों है, तो यह भारत को जेंडर इक्वलिटी और वोमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में अग्रसर करता है, ठीक ना, कि जेंडर में जैसे लड़का लड़की में जो भेदभाव है उसको कम किया जा सके और लड़की को भी आगे बढ़ने में सहायता मिल सके, इसके लिए भी यह बहुत ज़रूरी हो गया है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि भारत में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू होने का मुख्य उद्देश्य क्या है। जब ये जीएसटी लागू हुआ था तो देश में बड़ा बवाल हुआ था, ठीक ना, तो आखिर इसको लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि टैक्स का जो दर है उसको ज़्यादा बढ़ा देना, या फिर एक देश एक कर व्यवस्था बनाना और टैक्स चोरी कम करना, या केवल आयात निर्यात पर टैक्स लगाना, या केवल सेवा क्षेत्र का नियंत्रण करना। देखिए आप लोग सभी जानते होंगे जब जीएसटी लागू हुआ था तो कई बार दुकानदार गांव के लोगों को ना बहुत ज़्यादा ठगते थे। वो बोलते थे जीएसटी लागू हो गया इसलिए सामान का दाम बढ़ गया, जबकि जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या था कि सामान का दाम को कम करना। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही जीएसटी क्या बोलते हैं जीएसटी ऑफर के बारे में भी सुना होगा, ठीक ना, ऑफर भी मिला था, जीएसटी कम किया गया है। तो व्याख्या देखते हैं इसका। जीएसटी को लागू करने का बड़ा उद्देश्य यह था कि भारत के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जो अनेक तरह के अप्रत्यक्ष कर जैसे कि वैट, सेवा कर, एक्साइज, कस्टम के अलावा अनेक स्थानीय कर होते थे, उन्हें एक ही टैक्स में मिला दिया जाए। इससे कारोबार करने वालों के लिए नियमों की जटिलता घटती है, सामान और सेवा पर एक समान कर दायरा बनता है और दोहराए गए टैक्स ऑन टैक्स की समस्या भी कम होती है, ठीक है ना। जो एक ही सामान पे कई बार टैक्स देना पड़ता था वो सब टैक्स अब क्या है कि जहाँ सामान बन के तैयार हुआ उसे ही सारा टैक्स देना पड़ा है, इसके बाद उसे और किसी प्रकार का कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, जिससे क्या होगा सामान का दाम कम होगा। लेकिन उसी सामान पे इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया है कि सामान का दाम कम ही नहीं होता है। जीएसटी की डिज़ाइन में इंटीग्रेटेड जीएसटी, IGST, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी जैसे हिस्से हैं ताकि केंद्र और राज्य दोनों अपना हिस्सा पा सके, ठीक ना। जीएसटी के अंदर में ही क्या है केंद्र के लिए भी है और स्टेट का भी जीएसटी, दोनों को जोड़ा गया है ताकि दोनों को अपना अपना हिस्सा मिल सके, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, क्योंकि सरकार का इनकम का स्रोत क्या है जीएसटी है। जो हम लोग टैक्स पे करते हैं उसी से सरकार का इनकम होता है, उसी से सारे सरकारी कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है और सरकारी कर्मचारी वो सोचते हैं कि उनसे हम लोग का चलता है, जबकि सरकारी कर्मचारी जो है वो हमारे नौकर हैं जो हम उनका पेमेंट देते हैं, लेकिन वो हमको अपना नौकर समझते हैं। देखिए उदाहरण के रूप में समझिए, कल्पना करो कि तुम्हें एक ही स्टोर से चॉकलेट खरीदना है पर अलग अलग दुकानों पर अलग अलग तरीके से बिल बनते हैं। जीएसटी ने सब बिलों को एक तरह से व्यवस्थित कर दिया ताकि दुकानदार और ग्राहक दोनों के लिए चीज़ें क्या हो सके साफ हो सके, हमें साफ साफ पता चल सके। ऐसा नहीं कि कोई दुकान ज़्यादा दाम ले रहा है कोई दुकान कम ले रहा है। जैसे ही हम दुकान से अगर बिल लेते हैं, अगर कोई भी सामान ले रहे हैं और उसके साथ अगर आप बिल मांग रहे हैं तो फिर आप देखिएगा कि आप चाहे कोई भी दुकान में लें सामान का दाम आपको एक जैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप बिल नहीं ले रहे हैं तो दुकानदार अपने हिसाब से उसका दाम लेगा। देखिए ये हमारे लिए महत्व का विषय क्यों है। जीएसटी ने छोटे और बड़े व्यापार दोनों के लिए कॉम्प्लायंस सरल की इन्फोर्समेंट और इनवॉइस मैचिंग से टैक्स चोरी घटती है। इसके साथ ही राज्यों के बीच व्यापार बाधाओं को कम कर आंतरिक बाजार को मजबूत
किया गया है, जिससे ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस सुधरता है और अंततः उपभोक्ता व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। ठीक ना, इससे क्या होगा कि देश का आय जो टैक्स जो है, टैक्स चोरी होता था वो टैक्स अब चोरी नहीं होगा, टैक्स चोरी में कमी आएगा। जैसे टैक्स चोरी अभी भी हो रहा है, क्या होता है कि हम लोग दुकान से जब भी सामान खरीदते हैं तो हम लोग उसके साथ हम लोग बिल नहीं लेते, और जो बिल नहीं लेते हैं वही क्या है, दुकानदार का अपना इनकम हो जाता है, वो गवर्नमेंट को वो पैसा नहीं देते। हमसे तो लेते हैं कि गवर्नमेंट को देना है, लेकिन गवर्नमेंट को वो पैसा नहीं देते। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, डिजिटल रुपी या फिर ई रुपी का क्या मतलब है और यह कैसे अलग है। डिजिटल रुपी का क्या महत्व है। यह वही नगद है, बस डिजिटल लिखा गया, या फिर यह भारत का सेंट्रल बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा है, बैंक डिपॉजिट से अलग और आरबीआई का डिजिटल प्रमाण है, या फिर यह किसी निजी कंपनी द्वारा जारी वॉलेट है, या यह सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का एक नया रूप है। तो देखिए, जो डिजिटल रुपी या फिर ई रुपी है, यह भारत का सेंट्रल बैंक द्वारा जारी किया गया डिजिटल मुद्रा है। ठीक ना, आरबीआई के द्वारा जारी किया गया एक डिजिटल मुद्रा है, बैंक डिपॉजिट से अलग और आरबीआई का डिजिटल प्रमाण है। इसका सही जवाब क्या है, बी है। देखिए, डिजिटल रुपी या फिर सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का अर्थ है कि मुद्रा का एक ऐसा रूप जो पूरी तरह सरकारी यानी कि आरबीआई द्वारा जारी और नियंत्रित हो, डिजिटल लेन देन के लिए हो और जिसे आप नगद की तरह उपयोग कर सके। यह बैंक बैलेंस जैसा तो है, पर आरबीआई इसका प्रत्यक्ष जारीकर्ता होता है। इसको जारी करने वाला कौन है, आरबीआई होता है। इसलिए यह प्राइवेट क्रिप्टो से बिल्कुल भी क्या है, अलग है। डिजिटल रुपी के माध्यम से लेन देन तत्काल, सुरक्षित और सस्ती हो सकती है। खासकर से छोटे दुकानदारों के लिए यह क्या है, बहुत ही फायदेमंद है। जैसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से इसको भी समझते हैं। जैसे देखिए, आपके पास दो तरह के डिजिटल पैसे हो सकते हैं। एक जो बैंक में जमा है, आप पर बैंक का अधिकार होता है ना, एक वो जो आप बैंक में जमा किए हैं, और दूसरा जो आरबीआई की तरफ से डिजिटल टोकन है, जैसे ई नगद। यह ई नगद आप मोबाइल से भेज सकते हैं और रिसीवर बिना बैंक खाता हुए भी इसे स्वीकार कर सकता है। आप सिस्टम ऐसा बनाया गया है, ठीक ना, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिससे आप मोबाइल के माध्यम से ही आप जो टोकन है उसको भेज सकते हैं और उसको रिसीव करना पड़ेगा। देखिए, सीबीडीसी ने से नगद लागत घटेगा, वित्तीय समावेशन बढ़ेगा, अर्थात बैंकिंग सेवाएं जिसमें पास नहीं है उन्हें सुविधा मिल सकती है, और केंद्रीय बैंक को मुद्रा सूत्रक यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के उपकरणों में नया नियंत्रण मिलेगा। साथ ही साइबर सुरक्षा और प्राइवेसी के मुद्दों को संतुलित करना जरूरी होगा। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, यूपीआई पेमेंट करते हैं। अब अगर मेरा खाता बैंक ऑफ इंडिया का है और अगला का खाता अगर स्टेट बैंक का है, तो भी हम उसको क्या कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। इससे क्या हो गया है, लेन देन और आसान हो गया, व्यापार इससे तेज़ी हो गया। पहले क्या होता था कि शनिवार और रविवार को जब बैंक बंद होता था तो मार्केट डाउन हो जाता था, क्योंकि सामान मार्केट में नहीं आ पाता था, बैंक बंद रहता था तो पैसा का लेन देन नहीं हो पाता था। लेकिन अभी क्या है, डिजिटल भुगतान के माध्यम से हम लोग कभी भी 24 घंटा 365 दिन कभी भी हम लोग किसी भी समय हम लोग डिजिटल रूप से भुगतान कर देते, एक खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर देते। इससे व्यापार और भी क्या हो गया है, आसान हो गया है। देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है, पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से किस प्रकार का लाभ अपेक्षित होते हैं। केवल कर बढ़ता है, या फिर घरेलू विनिर्माण बढ़ाना, निर्यात में वृद्धि और नौकरियों का सृजन, या फिर केवल आयात को बढ़ाया जाता है, या केवल सरकारी विभागों के खर्च बढ़ते हैं। तो देखिए, पीआईएल से घरेलू विनिर्माण को बढ़ाया जाता है और निर्यात में वृद्धि और नौकरियों का सृजन होता है। जैसे देखिए, पीआईएल योजना में सरकार चुने हुए सेक्टरों की कंपनियों को यह प्रोत्साहन देती है कि वे भारत में उत्पादन बढ़ाएं, ठीक ना। वो चुने हुए कंपनियों को क्या देती है,
प्रोत्साहन देती है कि आप भारत में आइए और अपना उत्पादन को बढ़ाइए। यह इंसेंटिव उनके अतिरिक्त उत्पादन या फिर एक्सपोर्ट के आधार पर दिया जाता है। इसका लक्ष्य विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता घटेगा, लोकल वैल्यू चेन बनाना और अधिक रोजगार बनाना है। अब समझिए कि एक कंपनी जो विदेश में अपना सामान बना रही है और वहाँ से भारत लाके बेच रही है, तो भारत में उसका दाम बढ़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आप भारत आइए, भारत में ही अपना प्लांट लगाइए, भारत में ही आप अपना फैक्ट्री खोलिए और यहाँ पे सामान बेच के आप यहाँ पे सामान बना के आप यहीं पे बेचिए। इससे क्या होगा कि जब उद्योग जब भारत में खुलेंगे तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अच्छा काम मिलेगा, जो नहीं पढ़े उनको भी रोज़गार मिलेगा। तो इससे क्या होगा, भारत में अधिक रोज़गार बनेगा। PLI योजना मोबाइल फ़ोन, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल आदि क्षेत्रों में दी गई है ताकि कंपनियां नए प्लांट लगाएं और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को विकसित कर सके, ठीक ना, इसलिए भी यह जरूरी हो गया है। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसका उदाहरण नहीं देखे थे। उदाहरण, मान लो स्कूल एक प्रतियोगिता में सबसे अच्छी किताब बनाने पर पुरस्कार देता है ताकि बच्चे मेहनत करें और बेहतर किताब बनाए। PIL भी कंपनियों को अधिक बनाकर देश की उत्पादन काबिलियत बढ़ाने के लिए इनाम देता है। जो कंपनियां हैं उन्हें कहती है कि आप आइए, जो देश के लिए ज़्यादा बढ़िया से काम करेगा उसको जल्दी से लोन वगैरह भी दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, तो सारा सुविधा उसको दिया जाता है। यह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो विदेशी निवेशित आकर्षित किया जा सके, आयात प्रतिस्थापन में मदद की और MSME को सप्लाई चेन में जोड़ने की कोशिश की है। इससे दीर्घकालिक आर्थिक लाभ, तकनीकी हस्तांतरण और औद्योगिक विकास की उम्मीद भी इससे क्या हो रही है, बढ़ती है, ठीक ना। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड। क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है। वन नेशन वन राशन कार्ड, देखिए राशन कार्ड केवल उसी राज्य में मान्य है जहां बनाया गया है, या फिर राशन कार्ड धारी किसी भी राज्य में जाकर अपनी सब्सिडी वाला राशन ले सकेगा, या फिर राशन केवल ऑनलाइन मिलेगा, या राशन कार्ड केवल शहरी इलाकों में मान्य है। तो जिसके पास भी राशन कार्ड है, चाहे लाल कार्ड हो या फिर पीला कार्ड हो, उसका राशन कार्डधारी किसी भी राज्य में जाकर अपनी सब्सिडी वाला राशन ले सकेगा, चाहे वो कोई भी राज्य में चल जाए, चाहे वो झारखंड में रहे, बिहार में रहे, उत्तर प्रदेश में रहे, हरियाणा या फिर कर्नाटक। तो भारत के किसी भी राज्य में जाके वो क्या कर सकता है, राशन ले सकता है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड का अभिप्राय यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जन्म स्थान से अलग राज्य में काम करने चला गया है, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश से आकर दिल्ली में काम करने वाला मजदूर, तो उसे अपने पुराने राज्य के राशन कार्ड की सब्सिडी वाले राशन को नई जगह पर मिल सके। यह सिस्टम डिजिटल रूप से पोर्टेबल है और PDS पोर्टल व आधार यानी कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से काम करता है। अभी हम लोग जो भी राशन कार्ड से राशन लाने के लिए जाते होंगे तो देखते हो सबसे पहले बायोमेट्रिक लिया जाता है, और जब बायोमेट्रिक हो जाता है तभी हमें क्या मिलता है, राशन मिलता है। इससे पता चलता है कि वो भारत के कोई ना कोई हिस्सा से वो क्या कर रहा है, राशन ले सकता है। तो यह वन नेशन वन राशन कार्ड क्यों बनाया गया, तो किसी भी राज्य में जाकर कोई भी अपनी सब्सिडी वाला राशन ले सकता है जो भी भारत का नागरिक है। चलिए फिर नया क्वेश्चन हमारा उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे आपकी स्कूल के आईडी आपको स्कूल के किसी भी शहर ब्रांच में पहचान दे सकता है, राशन कार्ड भी अब नेशनल बनकर हर राज्य में अपना पहचान देगा। इसका वर्तमान में महत्व क्या है, तो महामारी और रोजगार आधारित आंतरिक माइग्रेशन के समय यह व्यवस्था सुरक्षित और खाना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करती। इससे प्रवासी मजदूरों को सुरक्षा बढ़ती है और भूख से लड़ने में आसान होता है। जैसे कोरोना काल में आप सभी देखे होंगे कि जो पहले 5 kg राशन मिलता था, पहले 5 kg राशन मिलता था, कोरोना काल में महीना में वो राशन बढ़ के कितना हो गया था, 10 kg हो गया था, ठीक ना। 10 kg तक राशन हमें मुफ्त में दिया जा रहा था ताकि महामारी से हम लड़ सकें। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने है
कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी से जुड़े संभावित चिंताएं क्या है? कोई चिंता नहीं है, सब फायदे ही हैं। या फिर सार्वजनिक हित की रक्षा, पारदर्शिता और लंबे समय में कीमतों पर असर का ध्यान रखना जरूरी है। या फिर यह केवल कर नीति है, या फिर यह केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा हुआ है। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन सार्वजनिक हित की रक्षा और पारदर्शिता और लंबे समय में कीमत पर असर का ध्यान रखना जरूरी है। तो इसका सही जवाब क्या है? बी है। देखिए, एनएमपी के द्वारा सरकारी एसेट्स जैसे पावर ट्रांसमिशन, बंदरगाह, राजमार्ग और मोनेटाइज किया जाता है ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए। पर यह विचार करते समय यह ध्यान जरूरी है कि सार्वजनिक हित कैसे सुरक्षित रखा जाए। यानी कि कीमतें बढ़ी तो उपभोक्ता प्रभावित हो सकते हैं। शायद खासकर ग्रामीण क्षेत्रों एवं गरीब वर्गों के लिए सेवाएं किफ़ायती रहनी चाहिए। पारदर्शी टेंडरिंग, रेगुलेटरी संरचना और सामाजिक असर का मूल्यांकन अनिवार्य है। ठीक ना? देखिए, इसको भी हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, अगर स्कूल ने कैंटीन किसी निजी कंपनी को दे दिया और उसने दाम बढ़ा दिए, तब छात्र जो गरीब लोग हैं उसे नहीं ले पाएंगे। इसलिए सरकार को नियम बनाकर रखना होगा कि निजी ऑपरेटर भी सामाजिक हित में काम कर सके। तो जो बाहरी कंपनियां जो भारत में आके काम कर रही है, उन पे भी कौन नियंत्रित रखता है? सरकार, ताकि वो अपना मनमानी ना कर सके। देखिए, एनएमपी से अवसंरचना फंडिंग में मदद मिलेगा और नीति निर्माता के पास ये चुनौती है कि वे किस तरह सार्वजनिक निजी साझेदारी को संतुलित रखें ताकि दीर्घकालिक विकास और सामाजिक कल्याण साथ में दोनों एक साथ साथ आगे चल सके। इसलिए भी यह क्या है? जरूरी है। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि ग्रीन क्रेडिट से छोटे समूह जैसे कि स्कूल, कस्बा कैसे लाभ उठा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ग्रीन क्रेडिट से छोटे समूह जैसे स्कूल, कस्बा कैसे लाभ उठा सकते हैं। केवल बड़े कॉरपोरेशन ही लाभ उठा सकते हैं, या फिर वृक्षारोपण, वाटर हार्वेस्टिंग और सस्टेनेबल प्रैक्टिस अपनाकर क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं, या फिर यह केवल विदेशी कंपनियों के लिए, या फिर यह केवल उद्योग के लिए कर कटौती है। देखिए, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का लक्ष्य लोकल लेवल पर हरित प्रयासों को मान्यता और मुद्रामान क्रेडिट्स देना है। स्कूल, पंचायत, किसान समूह और छोटे उद्योग यदि वृक्षारोपण करें, वर्षा जल संचयन अपनाएं, बायो एनर्जी का उपयोग करें या मिट्टी संरक्षण के तरीके अपनाएं, वे सरकार प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त ग्रीन क्रेडिट अगर पाएंगे तो इन क्रेडिट का उपयोग पेमेंट ऑफसेट्स यानी कि सब्सिडी या किसी सरकारी लाभ के रूप में किया जा सकेगा। ठीक ना? देखिए, इसको भी हम लोग एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझने का काम करेंगे। मान लेते हैं कि स्कूल में 100 पेड़ लगाए और पानी बचाने के लिए टैंक बनवाया, तो सरकार ने उसे 100 ग्रीन पॉइंट दिए। यह पॉइंट भविष्य में लैब उपकरण खरीदने में भी क्या कर सकता है? मदद करेगा। जैसे देखिए, एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर कोई बच्चा जैसे मान लीजिए यह स्कूल 100 पेड़ लगाया तो उसको 100 पॉइंट दिया गया कि भाई आप इस पॉइंट के, जैसे हम लोग अभी ये सुनते होंगे कि कैशबैक मिलता है, तो कैशबैक में क्या मिलता है? हमें पॉइंट्स मिलता है। उसके माध्यम से हम लोग कोई भी सामान को हम लोग क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन में आप लोग कुछ सामान मंगाते हैं तो उसमें क्या मिलता है? पॉइंट्स मिलता है। तो वही काम है। तो स्थानीय समुदायों को पर्यावरण संरक्षण के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देने की व्यापक स्तर पर उत्साह और व्यवहारिक परिवर्तन आएगा। यह तरीका जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में निर्णायक होगा। अभी सरकार क्या कर रही है कि आप बागवानी लगाई, बागवानी लगाने का सारा खर्चा कौन दे रही है? गवर्नमेंट दे रही है। और उसका रख रखाव का भी खर्चा कौन दे रही है? गवर्नमेंट दे रही है। और जो बेहतर होता है उसको सरकार क्या करती है? पुरस्कृत भी करती है। इससे क्या हो सके कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सकता है। तो फिर अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम
से ग्रामीण बिजली आपूर्ति कैसे सुधर सकती है। क्वेश्चन क्या है कि बेस यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से ग्रामीण बिजली आपूर्ति कैसे सुधर सकती है। इससे कोई लाभ नहीं होगा, या फिर दिन के समय सौर से बनी बिजली को स्टोर कर रात में देर तक लगातार आपूर्ति संभव होगी, या फिर यह केवल शहरों के लिए है, या यह केवल पवन ऊर्जा के लिए है। तो बेस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या है, यह दिन के समय में सौर से बनी बिजली को क्या करेगा, स्टोरेज करेगा और रात में देकर लगातार बिजली आपूर्ति संभव हो सकता है। जैसे हम लोग इन्वर्टर लगाते हैं तो जब लाइन रहता है उस समय इन्वर्टर क्या होता है, चार्ज होता है, और जैसे ही लाइट कट जाता है तो फिर इन्वर्टर चालू हो जाता है और उससे हम लोग बिजली लेते हैं। तो देखिए बेस सिस्टम बड़े पैमाने पर चार्ज होकर ऊर्जा को स्टोर कर लेता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ग्रिड अनिश्चित है या फिर ग्रामीण इलाके सौर पैनल लगे होते हैं पर रात में बिजली नहीं मिलती, बेस इस ऊर्जा को रात में यह आवश्यकता के समय में दे सकता है। इससे दूध कारखाना, कूलर, स्कूल लाइटिंग जैसी सेवाएं 24/7 संभव होगी। ठीक ना, सातों दिन 24 घंटा संभव हो सकता है, बिजली सप्लाई होगा। जैसे सोचो तुम्हारे घर का छोटा यूपीएस, जो कंप्यूटर आप लोग चलाते होंगे तो यूपीएस चलाते होंगे, या फिर छोटा इन्वर्टर का बैटरी लिए हुए हैं, तो यह पावर बैकअप सुबह चार्ज हो जाता है और रात में टीवी चलता है। बेस उसी सिद्धांत पर बड़े पैमाने पर काम करता है और पूरे गांव को बिजली देता है। ठीक है ना, जैसे इन्वर्टर हम लोग एक घर के लिए लगाते हैं और वही बेस क्या होता है, पूरे गांव के लिए होता है। ठीक है ना, जैसे देखिए यह हमारे लिए क्यों महत्व का विषय है, तो बेस के कारण नवीकरणीय ऊर्जा का बड़ा अनुपात ग्रिड में आसानी से समाहित हो सकता है। यह क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए अनिवार्य है और ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को इससे क्या मिलेगा, बढ़ावा भी मिलेगा। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड से कौन सी वैश्विक चुनौती हल हो सकती है। ठीक ना, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, तो आप लोग इसका भी आंसर बताइए कि इससे कोई चुनौती हल नहीं होगी, या फिर ऊर्जा अस्थिरता, उच्च लागत और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद मिलेगी, या केवल पर्यटन स्थल बढ़ेगा, या केवल कृषि समस्या हल होगी। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड से क्या होगा, ऊर्जा अस्थिरता, उच्च लागत और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हमें क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। देखिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का तात्पर्य है कि दुनिया के सौर संसाधनों को जोड़कर एक बड़ा इंटरकनेक्टेड ग्रिड बनाना, ताकि जहां सौर उपलब्धता अधिक है वहां से बिजली दूसरी जगह भेजी जा सके, जहां पे सूर्य का रोशनी ज़्यादा पड़ता है। जैसे अगर आप भारत का नक्शा में देखेंगे तो इस क्षेत्र में क्या है कि सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम लोग ऊपर कश्मीर का क्षेत्र में आ जाते हैं तो वहाँ पे सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है। तो जहाँ पर सूर्य का प्रकाश अधिक उपलब्ध है वहाँ से बिजली दूसरी जगह पे क्या हो सके, भेजी जा सके। इससे पीक डिमांड के समय पर बिजली उपलब्ध रहेगी और रीजन टू रीजन वेरिएबिलिटी कम होगी। बड़ी चुनौती यह है कि बुनियादी ढांचे अंतर्राष्ट्रीय समझौते और टेक्निकल हार्डवेयर के द्वारा जोड़ना होगा। ठीक ना, इसे टेक्निकल हार्डवेयर के द्वारा जोड़ना होगा, तभी जाके यह क्या हो सकती है, संभव हो सकती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए एक बड़ी मोहल्ले में यदि कुछ घरों के सोलर हैं और कुछ घर में नहीं हैं और सब मिलकर एक ग्रुप बनाकर बिजली शेयर करें तो सभी को लाभ इससे मिल सकेगा। ठीक ना, तो ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इसी को ग्लोबल पैमाने पर बनाता है। ठीक ना, ग्लोबल पैमाना है। देखिए जीवन रेखाओं जैसे पानी और खाद्य उत्पादन के लिए निरंतर ऊर्जा चाहिए। वैश्विक ऊर्जा साझेदारी से देशों को क्लाइमेट लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग मिलेगा और ऊर्जा महंगी होने पर प्रभाव क्या होगा, इससे कम होगा। क्योंकि देखिए सूर्य का प्रकाश कभी कम होने वाला नहीं है, कभी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन जो हम कोयला से जो विद्युत उत्पादन कर रहे हैं वो कोयला धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इसलिए भी यह हमारे लिए बहुत ही क्या है, ज़रूरी है।
फिर अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी का शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या असर होगा। क्वेश्चन क्या है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी का शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या असर होगा। क्या इससे कोई असर नहीं होगा, या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग से ड्रग्स डिस्कवरी तेज होगी और क्वांटम सेंसिंग से मेडिकल इमेजेज में सुधार आएगा। यह केवल गेमिंग के लिए या फिर यह केवल वित्तीय क्षेत्र का मुद्दा है। तो देखिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी से कंप्यूटिंग से ड्रग डिस्कवरी तेजी होगी और क्वांटम सेंसिंग से मेडिकल इमेजिंग में सुधार आएगा, ठीक ना। नए नए दवाओं का खोज तेजी से हो सकेगा। देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग पारंपरिक कंप्यूटर से कुछ समस्याओं को बहुत तेज़ी से हल कर सकता है। जैसे अभी आप एआई के ज़माने में जी रहे हैं, आप जान रहे हैं कि तुरंत हम लोग कोई भी काम को, जैसे कुछ भी सवाल हो, चैट जीपीटी से हम लोग तुरंत उस सवाल का जवाब पा सकते हैं। एआई से हम लोग, गूगल मेटा से हम लोग तुरंत उसका जवाब पा सकते हैं। जैसे जटिल दवा आणविक मॉडल की सिमुलेशन, वही क्वांटम सेंसर जैसे QDM बहुत नाजुक संकेतों को पकड़ सकते हैं। यह ब्रेन सिग्नल या दिल के छोटे से छोटे मैग्नेटिक बदलावों को दिखा सकता है। शिक्षा क्षेत्र में क्वांटम कंप्यूटिंग की पहुंच से शोध और सीखने के तरीके बदल सकते हैं। बड़े डेटा सेट के साथ रियल टाइम एनालिटिक्स इससे क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। तो यह भारत के लिए इसलिए भी ज़रूरी है। एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे सामान्य कैलकुलेटर कुछ गणनाएं कर सकता है और सुपर कंप्यूटर बहुत मुश्किल काम करता है, उसी प्रकार से क्वांटम कंप्यूटर उन मुश्किल कामों को बेहद तेज कर देगा, जिससे वैज्ञानिक नई दवा का परीक्षण पद्धति जल्दी से खोज पाएंगे, ठीक ना। इसका हमारे लिए महत्व क्यों है, तो देखिए, क्वांटम की बुद्धिमत्ता से स्वास्थ्य, इनोवेशन और शिक्षा रिसर्च में गहरा बदलाव आएगा, पर साथ में सुरक्षा, नैतिकता और नियमन की भी ज़रूरत होगी, ताकि तकनीक सुरक्षित और समावेशी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके, ठीक ना। चलिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि डाटा सेंटर विस्तार से जुड़ी ऊर्जा और पर्यावरण चुनौती क्या है। क्या इसमें कोई चुनौती नहीं है, या फिर बढ़ती ऊर्जा खपत, कूलिंग की ज़रूरत और कार्बन इम्पैक्ट पर रिन्यूएबल पावर और ऊर्जा शुल्क टेक्निक्स से इसे नियंत्रित किया जा सकता है, या फिर केवल पानी की इससे कमी होगी, या केवल भूमि का उपयोग मुद्दा होगा। तो देखिए, डाटा सेंटर विस्तार से जुड़ी ऊर्जा और पर्यावरण चुनौती क्या है, तो बढ़ती ऊर्जा खपत, कूलिंग की ज़रूरत और कार्बन इम्पैक्ट पर रिन्यूएबल पावर और ऊर्जा शुल्क टेक्निक्स से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए, डेटा सेंटर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का घर होता है। सर्वर चलाने के लिए भारी ऊर्जा लगती है और बहुत गर्म हो जाता है, ठीक ना। ज़्यादा ऊर्जा से मशीन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, इसलिए कूलिंग बहुत ज़रूरी है। यदि डेटा सेंटर बड़ी संख्या में बनते हैं तो कुल ऊर्जा मांग बढ़ेगी, जिससे ग्रिड पर दबाव बढ़ेगा, और यदि वह ऊर्जा जीवाश्म ईंधन से आती है तो कार्बन उत्सर्जन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मान लीजिए वो ऊर्जा कोयला से बनाया जा रहा है, वो विद्युत कोयला से बन रहा है, तो उससे क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा, क्लाइमेट में बदलाव आएगा, ठीक ना। तो समाधान में रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल, ऊर्जा कुशल सर्वर, वेंडर लेवल एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन और टेक्निक्स जैसे फ्यूलिस्केट कूलिंग या फिर AI बेस्ड पावर मैनेजमेंट सिस्टम इसमें क्या है, शामिल है। जिसे हम लोग एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है वो भी गर्म हो जाता है, और पंखा चलाकर उसे हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। जैसे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में देखते हैं एक कूलिंग फैन रहता है, ठीक ना, जो उसको क्या करते रहता है, ठंडा करता है। बड़े सर्वर रूम को मिलाकर बहुत बड़े पंखे और ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ती है, यही चुनौती है, ठीक ना। देखिए, यह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो डिजिटल सर्विसेज बढ़ने से डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का डिज़ाइन पर्यावरणीय सिद्धांतों के साथ करना अनिवार्य है। इसलिए नेशनल लेवल प्लानिंग और क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल आज क्या है, बेहद ज़रूरी
हो गया है। ठीक ना। तो आज का सभी प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। फिर उम्मीद करते हैं कि आपको सब प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक ना। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।